दोस्तों, आज हम मौजूद हैं। हमारे नगर के कद्दावर नेता हैं ये नदीम अशरफ जैसी जी, जो अभी हाल फिलहाल में तो आप पार्टी में प्रदेश सह प्रभारी हैं। इससे पहले भी आप जो है बसपा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पीरियड में काफ़ी अरसे से थे। गांधी परिवार के करीबी तब माने जाते थे। सेंसर बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इस वक्त केजरीवाल के कंधे से कंधा, शाना बशाना मिला के साथ चल रहे हैं। कल अंततः केजरीवाल जी की जेल से रिहाई हो गई है। इस बारे में हम पहली प्रक्रिया जानेंगे नदीम अशरफ जैसी जी से। धन्यवाद खान साहब। सत्यमेव जयते को पे हम लोग भरोसा करते हैं। सत्य को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में अकेली मिसाल होगी कि सिटिंग मुख्यमंत्री एक ऐसे केस में उसको ईडी ने जेल में डाला जिसमें 2 साल से जांचें कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, अभी तक चार्जशीट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। एक पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं मिला है, कोई लेन देन का कोई हिसाब नहीं है और उसमें उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन जी वो जेल में तो ये रहे, क्या संजय सिंह कारण है, रहे। कई कद्दावर नेता आपके ही जेल में ले जाके डाल दिया है? तो जिससे क्या खतरा कारण है, ये क्या चाहती है भाजपा गवर्नमेंट? उसको लगता है कि जो लोग हमारा मुकाबला कर सकते हैं, जो जनता का विश्वास जीत सकते हैं, जो उनको सत्ता से बाहर कर सकते हैं, ऐसे तमाम लोगों को डरा धमका करके, जेल का खतरा दिखा करके उनको रोक दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है। जो लोग, कुछ लोग डरे भी हैं, बहुत से लोग हैं वो गठबंधन में नहीं शामिल हुए। बहुत से लोग हैं जो बज़ाहिर अलग पार्टियां लगते हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट से लगता है कि वो भाजपा को समर्थन करें, वो डर गए हैं जेल जाने से। अरविंद केजरीवाल जी के पास पर भी यही दबाव था कि आप गठबंधन में न रहिए, आप चुनाव लड़िए, गाली बकिए उनको, आप बस गठबंधन में न जाइए और ना भी जेल जाइए। उन्होंने जेल जाना स्वीकार कर लिया, इसलिए कि नेता अगर जेल से डरेगा तो फिर राजनीति नहीं कर सकता है, दलाल हो सकता है, नेता नहीं हो सकता है। इस चैलेंज को स्वीकार किया और हम ये जानते हैं कि 2024 में 4 जून के बाद वो तमाम लोग, जो ऐसे भले लोगों को जिन्होंने देश की राजनीति बदली, जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद, महिलाओं की मदद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, जहाँ पे कार्यालय जाना नहीं पड़ता, दिल्ली में कार्यालय चल करके गरीब के पास आता है, गरीबों के लिए आसानियाँ और घाटे में नहीं। हम बिजली फ्री देते हैं और बिजली विभाग घाटे में नहीं है, वहाँ से 2 गुना पैसा यूपी में लिया जा रहा है और घाटे में है, सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। तो ये उन लोगों को पसंद नहीं है जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जो भ्रष्टाचार को जिंदा रखते हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है सिवा उसके जो भ्रष्टाचारी हो। लेकिन बहरहाल सत्य की जीत हुई और अभी नहीं, ये तो इंटरिम आदेश है और आप देखिएगा 4 जून अभी के बाद। केवल 21 दिन के लिए राहत मिली है। हाँ, तो ऐसे में जो है आप पार्टी को क्या फायदा होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से? अरविंद जी का जेल भेजना ही उनकी ताबूत में कील हो गई भारतीय जनता पार्टी की। आ जाएंगे तो अपने नेता को देखना तो सभी चाहते थे और सबसे बड़ी बात ये मैसेज गया कि अगर कोई इनके पास प्रमाण होता तो ईडी में जो प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं देती है। अगर इंटरिम जमानत दे रही है, इसका मतलब कि फर्जी केस बनाया गया है। यही हमारी ताकत है और वो बाहर आ जाएंगे। केस में कुछ होना नहीं, सब जानते हैं कि केस में कुछ नहीं होना है ही नहीं, कुछ कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कहीं पैसे से कोई प्रमाण। अरे प्रमाण तो मौजूद है कि वो आदमी जो इसमें पहले मुख्य अभियुक्त था, रेड्डी, उसको से 9 बयान दिए जिसमें नाम नहीं लिया केजरीवाल जी का या पार्टी किसी आदमी का। वो जेल में रहा, 10वीं बार उसने केजरीवाल जी का नाम लिया और आपको मालूम है कि इनके जो आर्टिकल हमें याद नंबर है 39, जो जो ये बयान लेते हैं वो जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है उस तरह होता है कि अगर वो झूठा निकले तो उसको जेल हो। तो 9 बयान में उसने नाम नहीं लिया, 10वीं में लिया, समझ लो 9 बयान वो झूठे थे और 5 करोड़ रुपए उसे चंदा दिया, उसको बेल मिल गई। फिर 50 करोड़ रुपए उसने दिया, उसको गवाह, सरकारी गवाह, वादा माफ गवाह बना लिया है।
आप इस तरह के कभी केस सुनने में नहीं आया है कि पैसा तो लेन देन उधर साबित है, 55 करोड़ लेकर के जो मुख्य आरोपी था उसको आपने बाहर कर दिया, और उसके 9 बयान में जिसमें किसी का नाम नहीं था, आपके दबाव में, ईडी के दबाव में जिसने नाम लिया, आप उसको अंदर किए दे रहे हैं। मतलब कि चरम है। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है, पीछे माजी में, भूतकाल में ऐसा पहले भी हुआ है, पास्ट में, कि इस तरह के लोग आए हैं, अत्याचारी लोग आए हैं, और उसके बाद इस तरह के लोगों को उन्होंने जेल में डाला, लेकिन अंततः जीत तो सत्य की होती है ना, सच्चाई की होती है। और उनके साथ दुआएं हैं गरीबों की, जरूरतमंदों की। और एक आरोप, हम आप एकदम एक बीच में बात आ गई तो आपने पूछा नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया कि हमसे एक आध लोगों ने कहा कि भाई वो भी तो पूजा पाठ, वो मंदिर की बात करते हैं, वो भी अयोध्या दर्शन करें। मैंने कहा भाई धार्मिक लोग, हम मुसलमान हैं, हम हमको मस्जिद में अभी जाना आज चाहिए। ही वो सीधे हनुमान मंदिर जाने वाले जी, हैं 11 जी, बजे। आपका सवाल वही हमारे, ये तो होना चाहिए, उनका धर्म है, उनको अगर धार्मिक नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी न हो, नफरत न करे किसी से। हम दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल कट्टर हिंदू हैं, धर्म को अपने मानते हैं, लेकिन आप बताइए क्या मुसलमानों को वहाँ बिजली फ्री नहीं मिल रही है? क्या उनकी उनकी महिलाएं फ्री में बस में सफर नहीं कर रही हैं? क्या वहाँ पानी मुसलमानों को शिक्षा नहीं मिल, शिक्षा शिक्षा बहुत फ्री, अच्छी उनको बहुत शिक्षा है अच्छी वहाँ शिक्षा की। सबको मिल रही है। अपने धर्म को मानिए, आप बेईमानी मत कीजिए, किसी के साथ मतलब कि फ़र्क ना कीजिए, 2 निगाह से ना देखिए। ये होना चाहिए, मुसलमान हैं आप, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, आप हिंदू हैं, आप पूजा पाठ करिए, मंदिरों के दर्शन करिए। लेकिन अगर आप सत्ता में हैं, तो आपके लिए सब बराबर हैं, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, वो अरविंद जी दे रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई हो चुकी है, इससे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को कितना अब अधिक और अधिक फायदा होने जा रहा है? ग्लूकोज़ मिल गया है इंडिया गठबंधन को, वैसे भी मज़बूत था, और ताकत हुआ है। हम एक बात कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल का भूत और इंडिया गठबंधन का भूत किस तरह है, अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने अपने भाषण में, पता नहीं बौखलाहट में या कि सो नहीं पा रहे हैं, उनको बयान आया, उन्होंने अंबानी अडानी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आपके सबसे बड़े समर्थक, अबे वही सवाल राहुल जी से करने लगे वो। वो राहुल जी नहीं, अब आप बताइए कि अब ये दिया कि नहीं दिया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो आपने बता दिया कि ये लोग काला धन देते रखते हैं थे। और देते हैं, देते थे। जी। आप अपने अमित शाह वगैरह डर गए होंगे कि भाई जब सबसे करीबी लोगों को ये दांव पे लगा से, तो कल को हमारा भी कहीं नाम ले लेंगे ये। तो हमारे ख्याल से उसके अगले दिन इन्होंने कोई रैली नहीं की। तो मैं कहा डॉक्टरों ने सलाह दी होगी कि आप सो लीजिए थोड़ा सा, इसलिए कि अब आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, आदमी जब सोएगा नहीं तो उसको कैसे रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो बौखलाहट है, इससे समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर हैं। और जिन सीटों को हम समझते थे कि ये लड़ाई में नहीं आ सकती हैं, मुकाबला इतना ऊपर नीचे का था, आज वहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि समाज में फ़र्क आया है, बदलाव है, और किसका नहीं रहा, तानाशाहों का हमेशा आया, लेकिन दौर ख़त्म होता है, ख़त्म हो रहा है। इंडिया गठबंधन में अच्छा तालमेल है, अच्छा संतुलन है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र में भी अमेठी रायबरेली आप देखते हैं, बहुत कायदे से देखते हैं, मुझे मालूम है, आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा लगा होगा कि लोगों में एक जोश आया है, उत्साह आया है। भाई अगर कद की बात किया जाए तो स्मृति ईरानी 10 वर्षों से केंद्रीय मंत्री हैं। के शर्मा जी एक खामोश वर्कर की तरह काम करते, जबकि नेता थे वो। पता नहीं कितने नेता उन्होंने स्मृति ईरानी की तरह के बनाए हैं, के शर्मा जी ने, केंद्रीय स्तर के, लेकिन उनके पर्दे के पीछे से काम करते थे। लोगों के जैसे ही उनको टिकट हुआ, एक हवा चल गई कि अरे इतने बड़े नेता से कैसे मुकाबला करेंगे। आज क्या स्थिति है, आप देखिए, आज वो बौखलाए हुए हैं, उनके लोग बौखलाए हुए हैं, और गठबंधन के सारे लोग, ये तो आपने भी खुद देखा होगा, चाहे सपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जितना तालमेल के साथ, जितना ताकत के साथ वो इस चुनाव में लगे हैं, जूझ रहे हैं, जीत तो यहाँ निश्चित ही है। तो हम सीधे अमेठी पर ही आते हैं। आप जो है जब से चुनाव नॉमिनेशन के बाद से ही आप अमेठी में हैं। अमेठी के ही जैस का ऐतिहासिक नगर है, मलिक मोहम्मद जैसी का ये ऐतिहासिक नगर है, यहीं के रहने वाले हैं आप। अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ 2019 में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और स्मृति ईरानी से हार गए थे। उसके बाद वायनाड से वो सांसद हुए। इस बार उन्होंने नॉमिनेशन अपना रायबरेली से, यानी माँ की जगह ली है, और अपने सिपाही एक है किशोरी लाल शर्मा जी, जो बहुत अच्छी तरीके से रायबरेली और अमेठी वालों को जानते हैं। यहाँ से नामांकन करने के बाद चुनावी बिगुल फूंक दिया है स्मृति ईरानी के खिलाफ।
और आप भी यहाँ क्षेत्र में बदस्तूर बने हुए हैं। कहाँ तक है ये अमेठी का चुनाव इस बार? अमेठी चुनाव देखिए, वर्करों में बहरहाल 2019 के मुकाबले में ज़्यादा उत्साह है, और 2019 में राहुल जी हारे नहीं थे, हराए गए थे। लेकिन ये कि जो कमियां हमारे कार्यकर्ताओं में थी, हम उसको भी स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं से शिथिलता थी हमारे अंदर, वरना इतना कांटे का मुकाबला ही नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। अब वो सब सतर्क हो गए हैं, और आपको एक सबसे बड़ी बात बताएं कि कार्यकर्ता तो सजग हो गया है कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, के शर्मा जी के लिए। आपकी वोटर भी चुनाव लड़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। हमेशा 2019 में जो हमें नुकसान हुआ, इतनी छवि हमारे कार्यकर्ताओं की खराब हो गई थी कि जब वो प्रचार के लिए निकलता था तो लोग कहते थे इसके कहने से तो नहीं देंगे वोट। ये स्थिति भी आई है, ऐसे बहुत से लोग रहे। लेकिन अब वो स्थिति इतनी है कि वो कार्यकर्ता भी ईमानदारी से लगा हुआ है और वोटर भी ईमानदारी से लगा हुआ है। लोग चाहते हैं कि अमेठी की पहचान गांधी परिवार से है। मैं भी कांग्रेसी रहा हूँ, आज सहयोगी की भूमिका में हूँ, लेकिन मैं कांग्रेसी रहा हूँ। और यहाँ के आप भी जानते हैं कि अमेठी रायबरेली कांग्रेस का घर कहलाता है। तो उनको एहसास है कि अगर गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी से ख़त्म हो जाएगा तो अमेठी रुक जाएगा। यहाँ पर कोई अमेठी के प्रेम में नहीं आया है। जो विरोधी हैं वो राहुल गांधी को ललकार करके नेता बन, जैसे कि आप रुस्तम हिंद को, आप कोई छोटा पहलवान अगर ललकार दे तो उसका नाम इसी में आ जाता है कि रुस्तम हिंद को उसने ललकारा है, और वो नेता बन गई सिर्फ इस वजह से, अपनी किसी गुण की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि राहुल गांधी जी को उन्होंने ललकारा था। तो राहुल गांधी जी ने भी उसका जवाब इंडिया गठबंधन ने भी दिया है। उन्होंने एक पर्दे के पीछे से काम करने वाले साथी को टिकट दे करके उन्होंने बताया कि हमारा स्तर नहीं है ऐसे लोगों से चुनाव लड़ने का जो गाली गलौज की राजनीति करते हैं। खैर, शर्मा जी से हारेंगे तो उनको ही मालूम होगा कि उनका जो भी टीआरपी था वो राहुल गांधी के मुकाबले में प्रत्याशी होने से था, उतना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे, अमेठी संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ की समस्याओं से आप रूबरू वाकिफ होते रहते हैं। 10 वर्षों में विशेषकर विकास की पहिया यहाँ थम सी गई है, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हर मामले में पिछड़ता जा रहा है। क्या कारण है इसका, और आगे अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो आप क्या करना चाहेंगे अमेठी के लिए? देखिए, इन लोगों का जो चूँकि इनका सरोकार ही नहीं है प्रगति से, विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये तो धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके वोट लेने वाले लोग हैं। इसमें जवाबदेही नहीं होती। जब आपने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट ही नहीं दिया है, तो इनसे सवाल कैसे करेंगे? जनता समझ गई कि हम उनसे सवाल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमने तो धर्म उन्माद के नाम पर वोट दिया है। अब वो उन्माद ख़त्म हो गया है। पूरी ताकत लगा ली मोदी जी से लेकर के पूरी पार्टी ने कि उन्माद को फिर से ज़िंदा कर उभारा दें। जाए। उभारा जाए, नहीं उभार पाए। पूरी ताकत लगा दी उन्होंने पूरे देश में। वो नहीं, क्या-क्या नहीं कहा है, वो शब्द उपयोग किए हैं जो हमारे ख़्याल से गाँव का छोटा कार्यकर्ता भी नहीं बोलता है, जो प्रधानमंत्री के मुँह से बड़े अशोभनीय लगते थे। लेकिन फिर भी वो माहौल नहीं बना चाहिए। आखिर में तो आदमी को अपना परवाह होती है अपनी, अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की। अमेठी ही नहीं, पूरे देश का विकास रुक गया है 2 लोगों के लिए। आप हमने इसको, ये भाषण की बात नहीं है कि मैं भाषण दे रहा हूँ, जो सच्चाई है, ये अपने सगों के नहीं है। पिछड़ों और दलितों के कैसे हो सकते हैं, अल्पसंख्यकों के कैसे हो सकते हैं? जब ये ब्राह्मणों की राजनीति कहाँ पहुँचा दी? इन्होंने बनिया जो जिसने अपने कमा के पैसा, 4 पैसे कमा करके और भाजपा को खड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया है। आज अंबानी और अडानी के लिए ये स्थिति होगी कि आत्महत्या कर रहा है बनिया, कारोबारी, दुकानदारी नहीं कर पा रहा है, या तो आत्महत्या कर ले अगर इनकी दोबारा सरकार बनती हो, या फिर अंबानी अडानी के माल में नौकरी करे। तो ये सगों के नहीं है तो हम लोग कैसे होंगे? इनका है, देखिए, जो क्रूर तानाशाह होते हैं, वो सबसे पहले जो उनका करीबी होता है उसी को बलि का बकरा बनाते हैं। आप लगातार देख रहे हैं जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया, आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी क्या दुर्गति की, गडकरी जी हों, इनकी एक छवि भी अच्छी है। ठीक है, हमारे उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन काम करने वाले भी पूरे पूरे भाजपा में एक आदमी अगर कुछ बता सकता है कि उसने कुछ काम किया है तो वो गडकरी जी हैं। उनको वहाँ पहुँचा दिया कि वो बेचारे हार्ट अटैक उनको आने लगा है। जब ये आज शिवराज सिंह चौहान हों, जो इतने ही सीनियर, जितने बार ये मुख्यमंत्री रहे उतनी बार वो भी रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हों, आप अपने अमेठी में देख लीजिए, दोनों राजा हमारे हैं,
भाजपा में क्या स्थिति बना दी है कि इनके कहने से पटवारी और लेखपाल काम नहीं करता है। तो ये तो किसी के नहीं है, चूंकि तानाशाहों का गुरु होता है कि लोगों को अपने काबू में रखो, दबाव में रखो, तो विकास कैसे हो जाएगा? विकास के लिए ज़रूरी है कि ऐसी सोच वाले हों। मैनिफेस्टो देखिए, इंडिया गठबंधन का भी, हम लोगों का देखिए, कांग्रेस का देखिए, इसमें जनता की बात की गई है, लोगों की बात की गई है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। ये मुद्दों पे क्यों नहीं आते हैं? आपने 10 साल 5 वर्ष की टोटल शेरशाह सूरी ने हुकूमत की थी। आज भी पूरी दुनिया मिसाल दी जाती है, ये बंदोबस्त सिस्टम जो है ज़मीन का, सड़कों का, 5 वर्ष इसीलिए पूरी दुनिया में बनाया गया है कि 5 वर्ष में शेरशाह सूरी ने करके दिया, इस मतलब 5 वर्ष में किया जा सकता है। और ये 10 वर्ष में नहीं कर पाए ये। और ये अभी तक अभी तक ये जो है कांग्रेस को कोसते हैं और 47 कांग्रेस सरकारों को। 10 वर्ष में 5 वर्ष काफ़ी होते हैं कुछ दिखाने के लिए। और ये 10 वर्ष में इनका अपना कुछ नहीं कि जिसके बारे में बता सकें कि बता हमने ये सकें। किया और उसके ऊपर वोट मांगे ये आज भी ये हिंदू मुसलमान पे वोट मांग रहे हैं। तो ये आने वाली 20 मई 5वां चरण है। 5वां चरण है। 5वें चरण में अमेठी संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। क्या जनता से, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सिर्फ मैं इन जागरूक मतदाताओं से, अपने साथियों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माँओं बहनों से, अपने बच्चों से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अपने भविष्य प्यारा है, अपने आने वाली नस्लों का भविष्य से प्यार है, तो सिर्फ इनके खिलाफ जैसा कि जागरूकता आई है लोगों के बोलने में, चालने में, सोशल मीडिया से। सबसे पहले बूथ पे पहुंचे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो बूथ तक पहुँचें और पहुँचाएं अपने साथियों, सहयोगियों को। अगर वो विकास की हमसे हमारी सरकार बना के, गठबंधन की सरकार बना करके वो हमसे लड़ सकते हैं। हमारे गिरेबान तक उनका हाथ पहुँच सकता है। इनके तो पैर तक नहीं पहुँचा सकते आप। उधर सवाल भी नहीं हो सकता। सवाल भी नहीं हो सकता है, आप जेल चले जाएँगे। तो अपना भविष्य देखिए, इंडिया गठबंधन का भविष्य न देखिए। आप राहुल गांधी का और अरविंद केजरीवाल जी का भविष्य न देखिए। कम से कम अपना और अपने बच्चों को तो भविष्य देखिए। इसलिए मैं अपील हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सभी से, ख़ास तौर से उन तमाम लोगों से जो समझदार हैं, जिनको ये चाहत है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, वो अधिकारी बने, वो बड़े किसान बने, वो बड़े कारोबारी बने, वो बड़े नेता बने। तो उनको चाहिए कि ये उस उन्माद की राजनीति से दूर हट करके और अपनी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। खास तौर से केएल शर्मा जी का 40-41 वर्षों से नाता है इस क्षेत्र से, रायबरेली और अमेठी से, और उन्होंने एक वर्कर की तरह काम किया। एक एक गांव में हर आदमी को जानते हैं, चाहे जिस पार्टी में हो। बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनकी उनकी मदद ली है और वो करते रहे हैं। अमेठी को अपना परिवार समझ के कभी जात और धर्म के नाम पर उन्होंने लोगों को पीछे नहीं किया। जिनकी ज़रूरत वो पूरी करा सकते थे, उन्होंने पूरी कराया है। ऐसे व्यक्ति को करेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ऐसे आदमी नहीं है कि यहाँ फराड किया जा सके। हर आदमी की हैसियत और औकात को वो जानते हैं, कौन कार्यकर्ता ईमानदार है, कितना काम कर सकता है वो जानते हैं। तो चुनाव के बाद भी वो उन लोगों को पहचानेंगे। जहाँ इसमें 1-2 समस्याएँ नहीं हैं, सैकड़ों में मूलभूत समस्याएँ हमारे यहाँ रियासत में, चाहे बस स्टाफ का हो, सड़कों का हो, पानी की व्यवस्था का हो, शिक्षा का हो, महिला की पढ़ाई। महिलाओं की पढ़ाई का हो, महिलाओं के इलाज का हो। महिला अस्पताल तक बंद है। जो शिक्षण संस्थान हैं सरकारी, उसमें स्टाफ नहीं है। ये तमाम समस्याएँ हैं, इन पर काम किया जा सकता है और हम बदलाव भी देख रहे हैं। कल ही गठबंधन की बैठक इसी आवाज़ से हुई थी। चाहे इसके तमाम जो गुट कहलाते हैं समस्याएं थी हर तरीके से। सब आए। गुलाम अहमद मीर साहब आए थे, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उनके साथ आने के लिए सारे सभासदों का, पूर्व सभासदों का, चाहे इसके वो लोग हर समाज के, ख़ास तौर से हमको सोनकर समाज और मौर्य समाज के बहुत नौजवान कल बच्चे आए यहाँ पर। तो मुझे अच्छा लगा कि जागरूकता आई है। तो यही है कि अगर ये बदलाव है, इस बदलाव में आप लोग घर ना बैठें, लोगों को जागरूक करें और पोलिंग के दिन सबको पोलिंग बूथ तक पहुँचाएँ। ये मेरा निवेदन अपने जायज़ के साथियों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।